Dear students, this is Dinesh Puri, biology lecturer, मयूर सीनियर सेकेंडरी स्कूल बालोतरा। 12th बायोलॉजी का चैप्टर स्टार्ट करने से पहले अपन को सिलेबस का पता होना चाहिए कि सिलेबस में क्या दे रखा है, बोर्ड ने मार्क्स जो है वो किस तरह से डिस्ट्रीब्यूट कर रखे हैं। तो बोर्ड में जो मार्क डिस्ट्रीब्यूशन है वो कुछ इस तरह से है कि थ्योरी पार्ट जो है वो 56 मार्क्स का है, प्रैक्टिकल पार्ट वो 30 मार्क्स का है और इंटरनल पार्ट 14 मार्क्स। इंटरनल पार्ट मींस आप जो हाफ ईयरली एग्जाम्स में या अर्धवार्षिक परीक्षाओं में और स्कूल के जितने भी टेस्ट होते हैं उनके अकॉर्डिंग सेशनल मार्क्स 14 में से स्कूल से जाते हैं। इन तीनों को मिलाकर टोटल 100 मार्क्स का जो है वो पेपर बोर्ड में बनता है। नेक्स्ट है थ्योरी पार्ट के लिए आरबीएससी ने अपनी एक टेक्स्ट बुक दे रखी है जिसमें टोटल 42 चैप्टर्स दे रखे हैं। इन 42 चैप्टर्स को फर्दर फिर जो है 10 यूनिट्स के अंदर डिवाइड किया गया है। हर एक यूनिट के मार्क्स के अकॉर्डिंग अगर अपन देखें तो फर्स्ट यूनिट जो है वो 4 मार्क्स की है, जो आवृतबीजी पादपों में जनन और विकास। दूसरी यूनिट जो है वो दे रखी है पादप की या प्लांट फिजियोलॉजी की, ये आपके टोटल 9 मार्क्स की है। तीसरी यूनिट जो आपके दे रखी है वो है प्लांट फिजियोलॉजी सेकंड या पादप कार्य की सेकंड, ये भी आपके 5 मार्क्स की दे रखी है। चौथी यूनिट जो आपके दे रखी है वो है बायोटेक्नोलॉजी या जैव प्रौद्योगिकी की, ये यूनिट्स भी आपके 5 मार्क्स की है। पांचवी यूनिट जो है वो आपके दे रखी है इथेनोबॉटनी या फिर आर्थिक महत्व के जो पादप होते हैं उनके बारे में, ये भी आपके 5 मार्क्स की यूनिट है। ये पांचों यूनिट जो है वो बॉटनी के अंतर्गत या फिर वनस्पति विज्ञान के अंतर्गत आती है। अगली जो छठी यूनिट है वो ह्यूमन फिजियोलॉजी या मानव कार्यकी की है, जो ह्यूमन फिजियोलॉजी फर्स्ट है वो टोटल 7 मार्क्स की है। सातवीं यूनिट जो है वो है ह्यूमन फिजियोलॉजी सेकंड, ये भी आपके 7 मार्क्स की है। आठवीं यूनिट जो है वो आपके हैं ह्यूमन एम्ब्रियोलॉजी या मानव भ्रूणिकी के बारे में। नौवीं यूनिट जो है ये आपके 5 मार्क्स की है, ये यूनिट है आपके जीनोमिक्स और जेनेटिक्स की यानी आनुवांशिकी की। लास्ट यूनिट जो है 10वीं यूनिट ये 4 मार्क्स की है और ये यूनिट है ह्यूमन वेलफेयर यानी मानव कल्याण और स्वास्थ्य या हेल्थ के बारे में। तो ये पांचों यूनिट 6 से लगाकर 10 तक ये पांचों यूनिट जो है वो जोलॉजी के अंतर्गत या फिर प्राणी विज्ञान के अंतर्गत आती हैं। ये टोटल सभी मार्क्स मिलकर टोटल 56 मार्क्स का बोर्ड का थ्योरी का पेपर बनाते हैं। अब अपन को ध्यान देने की जरूरत यहाँ पे ये है कि फिजियोलॉजी प्लांट फिजियोलॉजी यानी दूसरी और तीसरी यूनिट जो है ये आपके ज्यादा मार्क्स की है, यानी बोर्ड के 2019 और 20 के पेपर के अकॉर्डिंग अगर अपन देखें तो सबसे जो बड़े वाले क्वेश्चन आते हैं लास्ट वाले 4 मार्क्स के, वो बड़े क्वेश्चन 19 और 20 के पेपर के अकॉर्डिंग पादप कार्य की यानी प्लांट फिजियोलॉजी और 6 और 7 यूनिट यानी ह्यूमन फिजियोलॉजी से आए हैं, है ना। तो प्लांट फिजियोलॉजी और ह्यूमन फिजियोलॉजी इन दोनों यूनिट्स में से जो है वो बड़े क्वेश्चन आने की पॉसिबिलिटी रहती है। ये तो हो गया आप अपने इंट्रोडक्शन या सिलेबस के बारे में। नेक्स्ट अपन स्टार्ट करते हैं यूनिट फर्स्ट जो है आवृतबीजी पादपों में जनन और विकास यानी रिप्रोडक्शन इन एंजियोस्पर्म प्लांट्स। ये यूनिट जो है वो टोटल अपने 4 मार्क्स की है, पूरी यूनिट जो है वो 4 मार्क्स की है। इस यूनिट में से 2019 और 20 का अगर अपन पेपर उठा के देखें तो उसमें एक क्वेश्चन आया है 1 मार्क्स का और एक क्वेश्चन इसमें आया है 3 मार्क्स का, यानी 2+1 के डिवाइडेशन में। फर्स्ट यूनिट का चैप्टर फर्स्ट स्टार्ट करने से पहले चैप्टर फर्स्ट है आवृतबीजी पादपों में जनन यानी कायिक, अलैंगिक और लैंगिक, है ना, रिप्रोडक्शन इन एंजियोस्पर्म। जनन स्टार्ट पादपों में जनन स्टार्ट करने से पहले अपन को यह पता होना चाहिए कि जनन या फिर रिप्रोडक्शन होता क्या है। तो रिप्रोडक्शन की डेफिनेशन परिभाषा इसकी ये है कि ये सजीवों में होने वाली महत्वपूर्ण प्रक्रिया है, यानी सजीवों का महत्वपूर्ण लक्षण है जिसमें प्रत्येक सजीव अपने ही समान संतति उत्पन्न करता है, यानी अपनी खुद की जेरोक्स बनाता है, अपनी खुद की प्रतिलिपि बनाता है। वो इसलिए क्योंकि हर एक स्पीसीज या हर एक जाति का जो सदस्य होता है वो अंत में जीर्णता को या मृत्यु को प्राप्त करता है। तो अपनी जाति के अस्तित्व को बनाए रखने के लिए उस जाति का हर एक जीव, हर एक इंडिविजुअल जो होता है वो जनन करता है। तो जनन जो है वो सजीवों की एक महत्वपूर्ण प्रक्रिया होती है। अब अपन अगर पादपों में जनन देखें या एंजियोस्पर्म अर्थात आवृतबीजी पादपों में अगर अपन जनन देखें तो आवृतबीजी पादपों में अस्पष्ट पीढ़ी एकांतरण पाया जाता है।
अस्पष्ट पीढ़ी एकांतरण का मतलब, अस्पष्ट का मतलब होता है बिल्कुल स्पष्ट नहीं होता है, यानी पीढ़ी एकांतरण का मतलब होता है कि आवृतबीजी पादपों के जीवन चक्र में दो मुख्य अवस्थाएं आती हैं। एक अवस्था आती है द्विगुणित बीजाणुद्भिद अवस्था और दूसरी आती है अगुणित युग्मकोद्भिद अवस्था। ये दोनों अवस्थाएं जो होती हैं एकांतरित रूप में आते हैं, यानी पहले द्विगुणित बीजाणुद्भिद, फिर अगुणित युग्मकोद्भिद, फिर वापस द्विगुणित बीजाणुद्भिद अवस्था। तो एकांतरित रूप से आने के कारण इसको अपन बोलते हैं पीढ़ी एकांतरण। और अस्पष्ट इसलिए बोलते हैं क्योंकि अगुणित युग्मकोद्भिद अवस्था जो होती है वो बहुत अल्पजीवी होती है, यानी बहुत कम समय के लिए होती है ना। तो अपन इसको स्पष्ट नहीं कर सकते कि ये अवस्था भी इसमें पाई जाती है। दोनों अवस्थाओं में द्विगुणित बीजाणुद्भिद अवस्था जो होती है वो 2n होती है। 2n द्विगुणित का मतलब होता है कि हर एक सेल जो होती है उसमें गुणसूत्रों की संख्या दुगुनी होती है ना, द्विगुणित होती है, 2n होती है। ये अवस्था जो होती है वो दीर्घजीवी होती है ना, और मुख्य अवस्था होती है आवृतबीजी पादपों के जीवन की। द्विगुणित बीजाणुद्भिद अवस्था में पादप के कौन से पार्ट आते हैं? पादप के जो कायिक भाग होते हैं, यानी जड़, तना और पत्ती, ये सारे सारे पार्ट जो हैं वो किसके अंतर्गत आते हैं? द्विगुणित बीजाणुद्भिद अवस्था के अंतर्गत, क्योंकि इनमें सेल गुणसूत्रों की संख्या जो होती है यानी नंबर ऑफ क्रोमोसोम्स जो होते हैं वो क्या होते हैं? डबल होते हैं। अगुणित युग्मकोद्भिद अवस्था जो होती है अल्पजीवी होती है, यानी बहुत कम समय के लिए होती है। जो जनन कोशिकाएं होती है उस अवस्था में जब पादप जनन के लिए रेडी होता है तो उस अवस्था में उसकी जो अवस्था होती है उसको अपन बोलते हैं अगुणित युग्मकोद्भिद अवस्था। कम समय के लिए होती है बहुत, और इसमें क्या होती है गुणसूत्रों की संख्या जो होती है वो क्या होती है? अगुणित या फिर एन होती है ना। और ये अवस्था जो होती है अगुणित युग्मकोद्भिद वो पूरी तरह से बीजाणुद्भिद अवस्था के ऊपर निर्भर रहती है ना। तो इस प्रकार अपन कह सकते हैं कि एंजियोस्पर्म पादपों में अस्पष्ट पीढ़ी एकांतरण पाया जाता है। चलिए इसको लिख लीजिए। नेक्स्ट अपन देखते हैं कि जनन जो होता है आवृतबीजी पादपों में, जनन जो होता है वो कितने प्रकार का होता है। तो आवृतबीजी पादपों में जो जनन होता है वो मेनली या मुख्यतः जो होता है वो दो प्रकार का होता है। अब वो दो प्रकार कौन से? पहला प्रकार जो होता है वो होता है अलैंगिक जनन। अलैंगिक जनन जिसे अपन बोलते हैं असंग जनन। अलैंगिक जनन या फिर असंग जनन। असंग जनन को एपोमिक्सिस भी बोलते हैं इंग्लिश में। एपोमिक्सिस, एपो का मतलब होता है बिना, एपो का मतलब बिना, और मिक्सिस का मतलब होता है मिश्रण, यानी मिश्रित हुए बिना जो जनन होता है उसको बोलते हैं अपन असंग जनन या फिर अलैंगिक जनन, है ना। मिश्रण किसका? गैमिट्स का या फिर युग्मकों का, यानी युग्मकों के संलयन के बिना जो निषेचन जो जनन होता है उसको अपन बोलते हैं अलैंगिक जनन या फिर असेक्सुअल रिप्रोडक्शन। परिभाषा अगर अपन देखें अलैंगिक जनन की तो परिभाषा में दो मुख्य शब्द अपन को याद रखने हैं। क्या क्या? दो चीजें नहीं होती या दो घटनाएं इस दौरान नहीं होगी। कौन कौन सी? पहला है कि अर्धसूत्री विभाजन जो होता है वो अनुपस्थित होता है, यानी मियोसिस जो होता है वो एब्सेंट रहेगा। अर्धसूत्री विभाजन अनुपस्थित, यदि अर्धसूत्री विभाजन नहीं है तो अलैंगिक जनन होगा। दूसरी घटना जो होती है वो है कि इसमें युग्मक संलयन नहीं होगा। युग्मक संलयन यानी सिनगैमी बोलते हैं जिसको, गैमिट फ्यूजन जो होता है वो अनुपस्थित होता है। तो ये दो वर्ड अपन को मेन याद रखने हैं अलैंगिक जनन की परिभाषा में, कि यानी अलैंगिक जनन यानी ऐसा जनन जिसमें अर्धसूत्री विभाजन अनुपस्थित होता है और जिसमें युग्मक संलयन जो होता है वो अनुपस्थित होता है। उस प्रकार के जनन को अपन क्या बोलते हैं? अलैंगिक जनन। यदि ये दोनों ही घटनाएं अगर उपस्थित होगी तो उस प्रकार का जनन क्या कहलाता है? लैंगिक जनन। ठीक है। अब अलैंगिक जनन जो है वो फर्दर या इसको पुनः जो है अपन दो पार्ट में डिवाइड करते हैं। पहला जो आता है वो आता है इसमें अनिषेक बीजता। अनिषेक बीजता या इसको बोलते हैं अपन ए गैमोस्पर्मी। ए गैमोस्पर्मी। दूसरा आता है इसमें अलैंगिक जनन में कायिक जनन, या फिर इसको अपन बोलते हैं
कायिक प्रवर्धन, कायिक जनन या फिर कायिक प्रवर्धन, वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन या फिर वेजिटेटिव प्रोपोगेशन। अनिषेक बीजता नाम से ही पता चल गया डेफिनेशन में, ए गैमोस्पर्मी यानी ए का मतलब होता है जिसमें बिना, है ना। गैमस का या गैमो का मतलब होता है इसमें निषेचन यानी गैमेट से रिलेटेड। स्पर्मी का मतलब होता है सीड या फिर बीज, यानी यदि बीज का परिवर्तन, यदि सीड का परिवर्तन बिना निषेचन के हो तो उस प्रकार के अलैंगिक जनन को अपन बोलते हैं अनिषेक बीजता, है ना। 2019 में या 2019 के पेपर में जो फर्स्ट क्वेश्चन था वो यही था कि अनिषेक बीजता क्या होती है। तो डेफिनेशन में अपन को क्या लिखना है, ए गैमोस्पर्मी या अनिषेक बीजता का मतलब होता है कि यदि बिना निषेचन से बीज, यदि बिना निषेचन के बीज का निर्माण हो और उस बीज से वापस नया पादप बन जाए तो इस प्रकार के अलैंगिक जनन को अपन क्या बोलते हैं, अनिषेक बीजता। दूसरा जो आता है वो आता है कायिक जनन या फिर कायिक प्रवर्धन, है ना। इसकी डेफिनेशन ये होगी, इसमें अपन ने बीज वर्ड यूज किया, इसमें अपन बीज यानी सीड वर्ड यूज नहीं करेंगे। यानी यदि पादप में कायिक जनन के लिए अपन बीज के अतिरिक्त पादप का कोई अन्य भाग काम में ले या पादप का कोई अन्य कायिक भाग काम में ले तो उस प्रकार के जनन को अपन क्या बोलते हैं, कायिक जनन। यानी कायिक जनन का मतलब क्या हो गया, बीज के अतिरिक्त, विदाउट सीड, बीज के अतिरिक्त, बीज के अतिरिक्त पादप का अन्य भाग, बीज के अतिरिक्त यदि पादप का अन्य भाग जनन के लिए, जनन के लिए उपयोग में ले, है ना। एक तरह का पुनरुद्भवन हो गया, ये रिजनरेशन हो गया एक तरह का, है ना। यानी यदि पादप का कोई भी अन्य भाग, अन्य भाग में क्या हो सकता है, जड़, तना या फिर पत्ती, अन्य भाग में क्या, जड़, तना या फिर पत्ती, इनका ही कोई पार्ट होगा और उसी पार्ट से वापस क्या होगा, नया प्लांट बनेगा। तो इस प्रकार के जनन को अपन क्या बोलते हैं, कायिक जनन या फिर कायिक प्रवर्धन। एक वर्ड इसमें याद रखना है, एक चीज अपन को याद रखनी है इसमें कि प्रवर्ध या फिर प्रोपेग्यूल क्या होता है। ये वर्ड अपन यूज करेंगे सिर्फ और सिर्फ कायिक जनन में, प्रोपेग्यूल या फिर प्रवर्ध। प्रवर्ध का मतलब होता है कि बीज के अतिरिक्त अपन पादप का जो भाग, चाहे जड़ हो, चाहे तना हो, चाहे पत्ती हो, बीज के अतिरिक्त अपन पादप का जो संरचनात्मक भाग या जो संरचनात्मक इकाई काम में लेते हैं उसको अपन बोलते हैं प्रवर्ध। यानी प्रवर्ध क्या हो गया, प्रवर्ध क्या हो गया, बीज के अतिरिक्त पादप का जो भाग अपन काम में ले रहे हैं, बीज के अतिरिक्त पादप का जो भाग, जो भाग या फिर जो संरचनात्मक इकाई कायिक जनन में, कायिक जनन में या कायिक जनन हेतु उपयोग में ली जाती है ना, कायिक जनन हेतु उपयोग में ली जाती है, उसको अपन क्या बोलते हैं, प्रवर्ध या फिर प्रोपेग्यूल। तो ये हो गया दो प्रकार का अलैंगिक जनन, अनिषेक बीजता और कायिक जनन या फिर कायिक प्रवर्धन। अब ये कायिक जनन जो होता है इसको पुनः अपन दो पार्ट में डिवाइड करते हैं, है ना। यहां तक लिख लीजिए इसको। अब कायिक जनन के या फिर कायिक प्रवर्धन के अपन पार्ट देखें तो ये दो प्रकार का होता है कायिक जनन। कायिक जनन या फिर कायिक प्रवर्धन, वेजिटेटिव प्रोपोगेशन, है ना। कायिक जनन जो होता है वो मेनली टू टाइप का होता है, यानी दो प्रकार का होता है। अब कौन कौन से वो दो प्रकार, पहला होता है प्राकृतिक कायिक जनन, प्राकृतिक कायिक जनन, नेचुरल वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन। दूसरा होता है कृत्रिम कायिक जनन, कृत्रिम कायिक जनन, है ना। प्राकृतिक कायिक जनन का मतलब हो गया, नाम से ही पता चल गया, यानी नेचुरली होगा, यानी पादप का जो भी जड़, तना या पत्ती, जो भी कायिक भाग है उसमें से ही कलिका निकलेगी, उस वही कलिका जो होती है वापस नए पादप का निर्माण करती है। यानी नेचुरली प्राकृतिक रूप से जो कायिक जनन होता है उसको अपन क्या बोलते हैं, प्राकृतिक कायिक जनन, ठीक है। ये मुख्यतः चार प्रकार का होता है, यानी पादप के जिस भाग में होता है उसके आधार पर ये चार प्रकार का होता है। कौन कौन सा, पहला होता है तने में,
तने में प्राकृतिक कायिक जनन। पूरा लिखेंगे ये कि तने में प्राकृतिक कायिक जनन। तने के जो रूपांतरित भाग होते हैं, 11th क्लास में पढ़ा होता अपन ने कि तने के कुछ रूपांतरित भाग होते हैं या रूपांतरित पार्ट होते हैं, जैसे भूमिगत तना है ना, वायव्य तने हैं, अर्धवायव्य तने हैं। तो ये तने के बहुत सारे रूपांतरण होते हैं। कुछ एक एग्जाम्पल अपन इसमें देखेंगे। तो क्या होता है कि तने में कायिक प्रवर्धन के एग्जाम्पल में अपन को याद रखना है। पहला है प्रकंद, है ना, राइजोम, जिसका एग्जाम्पल है हल्दी और अदरक, है ना। यानी अनुकूल परिस्थितियों में होगा क्या तने वाले में कि अनुकूल परिस्थितियों में तने के अंदर क्या होगा, कायिक कलिका निकलेगी, है ना, या फिर अपन बोले अपस्थानिक कलिका निकलेगी। वो अपस्थानिक कलिका जो होती है पुनः क्या करती है, नए संतति पादप का निर्माण करती है। तो एग्जाम्पल में याद रखना है प्रकंद, जिसका एग्जाम्पल है अदरक और हल्दी। दूसरा है घनकंद, है ना, जिसका एग्जाम्पल है अरबी और केसर, है ना। तीसरा एग्जाम्पल अपन को इसमें याद रखना है कंद, है ना। ये सारे रूपांतरण है तने के, जिसका एग्जाम्पल है आलू। अगला है सल्क कंद, बल्ब। सल्क कंद में जो एग्जाम्पल आते हैं वो आते हैं लहसुन और प्याज, है ना। तो ये सारे तने के रूपांतरण हो गए, ये इसके एग्जाम्पल हो गए। यानी तने के अंदर क्या होता है, अनुकूल परिस्थितियों में अपस्थानिक कलिका निकलेगी, वही अपस्थानिक कलिका जो होता है पुनः नए पादप का निर्माण करेगी, है ना। इसके अलावा कुछ एक एग्जाम्पल और होते हैं, है ना। भूमि के अंतर्गत जो अर्धवायवीय रूपांतरण होते हैं, जैसे ऊपरी भूस्तरीय, है ना, तने का रूपांतरण है, जिसका एग्जाम्पल अपन पढ़ते हैं दुब घास, ग्रास जो होती है ना। इसके अलावा अंतः भूस्तरीय हो गया, जिसका एग्जाम्पल अपन पढ़ते हैं पुदीना, है ना। तो ये सारे के सारे क्या हो गए, तने में कायिक जनन के एग्जाम्पल। ठीक है। दूसरा जो एग्जाम्पल है, दूसरा प्रकार है इसका प्राकृतिक कायिक जनन में जड़ों में प्राकृतिक कायिक जनन। जड़ों में प्राकृतिक कायिक जनन के नाम से ही पता चल गया, यानी जड़ों से क्या होगी, अपस्थानिक कलिकाएं निकलगी। वही अपस्थानिक कलिका जो होती है पुनः नए पादप का या संतति पादप का निर्माण करती है। ठीक है। तो जड़ों में अपस्थानिक कलिका के एग्जाम्पल में अपन को याद रखना है, मुख्य तो दो एग्जाम्पल याद रखना है अपन को, नीम, है ना, और दूसरा हो गया, एक तो नीम में याद रखना है और दूसरा याद रखना अपन को चमेली में। ठीक है। तो ये होते हैं जड़ों में। एक होता है जड़ों में, जड़ों का एक रूपांतरण होता है अपस्थानिक, जड़ों का रूपांतरण होता है कंदमूल या ट्यूबरस रूट। तो कंदमूल में अपन को याद रखना है एग्जाम्पल, यानी कंदमूल जो रूपांतरण होता है ये होता है भोजन के लिए, जड़ों का रूपांतरण होता है अपस्थानिक जड़ों का। इसमें एग्जाम्पल अपन को याद रखना है सतावर, यानी एस्पेरेगस बोलते हैं इसको। इसके अलावा डहेलिया, सतावर है, डहेलिया है, शकरकंद है ना। तो ये सारे क्या होते हैं, जड़ों के ये जड़ों का रूपांतरण हो गया कंदमूल, और इन जड़ों के ये एग्जाम्पल हो गए। ठीक है। तो जड़ों में कायिक जनन के लिए अपन को ये सारे एग्जाम्पल्स याद रखने हैं। तीसरा टाइप इसमें जो आता है प्राकृतिक में, वो आता है पत्ती में, यानी पत्ती में या पत्तियों में प्राकृतिक कायिक जनन। पत्तियों में प्राकृतिक कायिक जनन का अपन को एग्जाम्पल याद रखना है। दो पात्र दे रखे हैं अपनी बुक में, वो दोनों याद रखने हैं। पहला दे रखा है अपने इसमें ब्रायोफिलम, है ना। पत्ती में कायिक प्राकृतिक कायिक जनन का एग्जाम्पल है ब्रायोफिलम, या प्लांट को अपन बोलते हैं पत्थर चट्टा, है ना। होता क्या है, ब्रायोफिलम की जो लीफ है, यानी इसकी जो पत्ती होती है, पत्ती के किनारों से, ब्रायोफिलम में पत्ती के किनारों से क्या होती है, अपस्थानिक कलिका निकलती है ना। वेजिटेटिव बर्ड निकलती है, अपस्थानिक कलिका निकलती है ना। वो अपस्थानिक कलिका क्या होती है, नए पादप का निर्माण करती है। देखिए ऐसे, है ना, ये लीफ होगी, ये इसमें क्या होती है, ऐसे अपस्थानिक कलिका निकलती है। ठीक है। हाँ, तो पत्ती में पहला एग्जांपल है ब्रायोफिलम या फिर पत्थर चट्टा। यानी ब्रायोफिलम में क्या होता है, पत्ती के किनारों से क्या होती है, ऐसे अपस्थानिक कलिका निकलती है, और ये कलिका जो होती है वापस नए प्लांट का निर्माण करती है। ठीक है। दूसरा एग्जांपल है इसका बिगोनिया। बिगोनिया में क्या होगा, प्लांट की यानी पत्ती जो होती है वो पत्ती के या तो सिरा से या फिर पर्णवृंत से क्या होती है, कलिका निकलती है। जैसे
ये हो गई बिगोनिया की लीफ। तो या तो यहाँ पे यानी सिरा के ऊपर कलिका निकलती है या फिर कलिका निकलती है ऐसे पर्ण व्रंत के ऊपर, है ना। तो क्या होगा, पर्ण व्रंत या पर्ण सिरा, है ना। पर्ण व्रंत या पर्ण सिरा से क्या होती है, कलिका निकलती है ना। और वो वापिस कलिका क्या करती है, नए पादप का निर्माण करती है। तो ये हो गया पत्ती में प्राकृतिक कायिक जनन। चौथा प्रकार जो आता है इसमें वो आता है जननांगों में प्राकृतिक कायिक प्रवर्धन। जननांगों में, है ना। जननांगों में प्राकृतिक कायिक प्रवर्धन का मतलब क्या होता है कि पादपों में जो जनन के लिए या लैंगिक जनन के लिए जो मुख्य भाग होता है वो पादप का पुष्प होता है ना। तो पादपों में होता क्या है कि जब नया पुष्प खिलता है तो उससे पहले पुष्प कलिका खिलती है। तो अब यदि पुष्प कलिका के स्थान पर पत्र प्रकलिका निकल जाए, बुलबिल्स बोलते हैं जिसको, तो यदि पादपों में पुष्प कलिका के स्थान पर, पुष्प कलिका के स्थान पर यदि पत्र प्रकलिका निकल जाए, यदि पत्र प्रकलिका, बुलबिल बोलते हैं इसको, तो यदि पत्र प्रकलिका या फिर बुलबिल निकल जाए, है ना, और फिर वो पत्र प्रकलिका क्या करेगी, नए पादप में जो होते हैं वो कन्वर्ट हो जाएगी, यानी वह पत्र प्रकलिका क्या करेगी, नया पादप बनाएगी, है ना। तो ये चौथा टाइप हो गया प्राकृतिक कायिक जनन में, जननांगों में प्राकृतिक कायिक जनन। इसका एग्जाम्पल अपन को दो एग्जाम्पल इसके याद रखने हैं। पहला है इसका रतालू, है ना, जिसको बोलते हैं डायोस्कोरिया, डायोस्कोरिया। एक एग्जाम्पल अपन को याद रखना है और रामबांस, रामबांस, यानी ये दोनों प्लांट जो होते हैं इनमें जननांगों में प्राकृतिक कायिक प्रवर्धन होता है, यानी इसको अपन एगेव भी बोलते हैं, रामबांस या फिर एगेव। ठीक है, तो ये हो गया प्राकृतिक कायिक जनन के चारों प्रकार, यानी तने में, जड़ों में, पत्ती में और जननांगों में प्राकृतिक कायिक प्रवर्धन। उतार लीजिए इसको।